सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आज उपराष्ट्रपति पद के चुनाव होने जा रहे हैं। पीएम मोदी की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं संसद भवन और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। अब से कुछ ही मिनटों के अंदर ये चुनावी प्रक्रिया जिसकी शुरुआत होगी और पीएम मोदी सबसे पहला वोट डालने वाले हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद भवन में वोटिंग होगी और कुछ ही मिनटों के अंदर पीएम मोदी यहां पर वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। यह भी आपको बता दें कि सबसे पहला वोट प्रधानमंत्री का पड़ेगा और उसके बाद करीब 10:15 बजे के आसपास जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और फिर नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी मतदान करने वाले हैं। तो वोटिंग शुरू होने से पहले एनडीए के तमाम सांसदों ने यहां ब्रेकफास्ट मीटिंग में हिस्सा लिया और क्योंकि मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी के बीच में है। आपको ये भी बता दें कि लोकसभा के 542 और राज्यसभा के 239 सदस्य आज वोट डालने वाले हैं। वोटों की गिनती शाम 6 बजे से शुरू हो जाएगी और शुरुआत सबसे पहले वोट डालने की पीएम मोदी करेंगे। हालांकि तमाम जो सांसद हैं और जो आंकड़े भी हैं, जो गणित है, वो एनडीए के पक्ष में ही है। अभी कुछ देर पहले आपने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को भी सुना। उन्होंने इन चुनावों को लेकर कहा है कि हम प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं। अगर कांग्रेस पार्टी ईमानदारी से, समझदारी से फैसला लेती है तो उनके गठबंधन के लोग और बुरी तरह से हारेंगे। कांग्रेस पार्टी में अपने कैंडिडेट को लेकर बहुत असंतोष है, ये केंद्रीय मंत्री ने कहा। लेकिन इसी के साथ आपको ये बता दें कि थोड़ी ही देर के अंदर पीएम मोदी क्योंकि वो संसद भवन पहुंच गए हैं और यहां वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। हलचलें काफी तेज हो चुकी है, देख सकते हैं आप। किरण रिजिजू और इसके साथ ही तमाम जो मिनिस्टर्स हैं वो यहां नजर आने लगे हैं। इसका अर्थ यह है कि पीएम मोदी यहां पहुंचने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे वोट डालेंगे और फिर राहुल गांधी वोटिंग करेंगे उपराष्ट्रपति पद के लिए। सीपी राधाकृष्णन एनडीए की ओर से उम्मीदवार बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव तो होने जा रहा है, साथ ही वो अपनी जीत को लेकर भी आश्वस्त हैं। कहते हैं कि ये भारतीय राष्ट्रवाद के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी और हम सब एक हैं, एक होकर रहेंगे। हम भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं। तो देखिए उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया क्या है, ये भी दरअसल आपके लिए समझना जरूरी है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया से थोड़ी ही देर के अंदर शुरू होने वाली है। राज्यसभा और लोकसभा के जो सभी सांसद हैं वो वोट डालेंगे। मतपत्र में 2 कॉलम होंगे। पहले कॉलम में दोनों उम्मीदवारों के नाम होंगे, यानी कि एनडीए और इंडिया ब्लॉक के जो 2 उम्मीदवार हैं, विपक्षी उम्मीदवार, वो उनके नाम यहां पर अंकित किए गए हैं मतपत्र में 2 कॉलम में। पहले दोनों कॉलम में दोनों उम्मीदवार के नाम होंगे और दूसरे कॉलम में अपनी पसंद सांसदों को लिखनी होगी। उम्मीदवार के नाम के आगे पहली या दूसरी पसंद लिखनी होगी। पसंद केवल, खास बात यह है कि पसंद केवल अंकों में ही, नंबर्स में, अंकों में ही लिखे जा सकते हैं, शब्दों में नहीं होंगे, केवल अंकों में, नंबर्स में लिखे जा सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय अंक प्रणाली, रोमन या किसी भी लैंग्वेज में ये लिखे जा सकते हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि एक से ज्यादा पसंद लिखनी हो। मतगणना के लिए सबसे पहले सभी बैलेट पेपर की छंटनी की जाएगी। वैध और अवैध बैलेट पेपर अलग किए जाएंगे और उसके बाद वैध वोटों की संख्या के हिसाब से कोटा तय किया जाएगा। वैध वोटों की संख्या को 2 से विभाजित कर, जो वैध वोटों की संख्या जितनी भी निकलेगी उसे 2 से विभाजित किया जाएगा और फिर 1 जोड़ने पर उसका कोटा आएगा। पीएम मोदी पहुंच गए। तस्वीरें आपके सामने, सीधी तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जिन्हें खराब सेहत का हवाला देकर उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था, और पीएम मोदी पहुंच गए हैं। आज उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली तस्वीर आपके सामने बंसल न्यूज पर हमने दिखाई उपराष्ट्रपति पद के लिए। हालांकि ये भी आपको बता दें कि नंबर गेम एनडीए के पक्ष में है, लेकिन कई ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने दूरी बनाई है। और ये भी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने वोट डाल दिया है, पीएम मोदी ने वोट डाल दिया है। उपराष्ट्रपति पद के लिए पहला वोट जो पड़ा, और ये इस वक्त कंगना रनौत आपको नजर आ रही हैं, बीजेपी की सांसद हैं, पहली बार की, ये भी मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगी। इसके पहले 2 दिन का सेशन आपने देखा, जो कार्यशाला बीजेपी की ओर से एनडीए सांसदों की लगाई गई थी, ताकि कोई भी गलती, कोई भी चूक किसी भी सांसद से ना हो और वोटिंग का परसेंटेज जो है, प्रतिशत जो परसेंटेज है वो 100% यहां पर निकले। तो
शिरोमणि अकाली दल या बीआरएस या बीजेडी, इन सभी ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने दूरी बना ली है। अब आंकड़ों की आप बात सुनिए जरा कि आंकड़े क्या कहते हैं। दरअसल एनडीए के पास 427 सांसदों का समर्थन है, इंडिया ब्लॉक के पास 315 सांसद हैं। ऐसे में एनडीए का पलड़ा बहुत भारी नजर आ रहा है। देखिए 427 और 315, एनडीए का पलड़ा भारी है और ऐसे 39 सांसद हैं जो किसी खेमे में नहीं है, किसी भी पक्ष में नहीं है। हालांकि वाईएसआरसीपी ने एनडीए के राधा कृष्णन का समर्थन देने की बात जरूर कही है। दूसरी तरफ एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्ष के सुदर्शन रेड्डी को वोट देने को कहा है। तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को कुल मिलाकर 781 वोट होते हैं और ऐसे में चुनाव जीतने के लिए किसी भी उम्मीदवार को कम से कम 391 वोट की जरूरत है। 391 वोटों की जरूरत है और एनडीए के पास 427 है, यानी कि 391 से बहुत ज्यादा, और इंडिया ब्लॉक के पास 391 से बहुत कम है, केवल 315। तो ऐसे में अंक गणित जो है वो बीजेपी यानी एनडीए के पक्ष में है। राजनाथ सिंह को आप देख रहे हैं संसद पहुंचे हैं, वोटिंग की प्रक्रिया में वो भी हिस्सा लेंगे। अब से थोड़ी देर बाद एक बार फिर से आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने वोट डाल दिया है। अब अगला नाम जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के जो मल्लिकार्जुन खड़गे वो वोट डालेंगे और उसके बाद नेता विपक्ष राहुल गांधी उसके थोड़ी देर बाद वो वोट डालने वाले हैं। तो देखिए पहला वोट प्रधानमंत्री मोदी ने डाला, अब खड़गे और उसके बाद राहुल गांधी वोट डालेंगे। तमाम जो सांसद हैं वो पहुंच गए हैं, तस्वीरें आपने देखा। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए की ओर से राधा कृष्णन वो तमिलनाडु में बीजेपी की एक बहुत बड़ी शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं, बहुत बड़ा चेहरा है बीजेपी का तमिलनाडु में, यानी कि दक्षिण में। 2 बार लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। और इंडिया ब्लॉक की अगर बात करें तो इंडिया ब्लॉक की ओर से सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया गया है। वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। हालांकि उन्हें लेकर भी कई तरह की सियासत दिखाई दी। उनके फैसले को लेकर 2011 में जो फैसला लिया, छत्तीसगढ़ खासतौर पर बस्तर में जो फैसला हुआ था, उसे लेकर काफी सियासत दिखाई दी है। लेकिन इन सबके इतर नजरें आज बनी हुई है कि कौन होगा 17वां उपराष्ट्रपति। आज शाम तक तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। देखिए सीपी राधाकृष्णन को आप जान लीजिए, आरएसएस से जुड़े हुए हैं। 16 साल की उम्र से ही 1947 में जनसंघ की राज्य कारिणी के वो सदस्य बने। 66 में तमिलनाडु बीजेपी के सचिव वो नियुक्त हुए। 1998 और 99 में लोकसभा सांसद भी रहे हैं सीपी राधाकृष्णन। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर 2004 से 2007 तक इन्होंने जिम्मेदारी संभाली। उसके बाद 2016 में कोच्चि स्थित कार बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए। 18 फरवरी 2023 को झारखंड के राज्यपाल के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। फिर महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन वर्तमान में हैं, लेकिन उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए नामित किया गया है। तो ये जो तस्वीरें हैं कमरा नंबर F101 संसद भवन वसुधा में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। शाम 6 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। 542 और राज्यसभा के 239 सदस्य वोट डालने वाले हैं। राज्यसभा के 12 नामित सदस्य भी वोट आज करेंगे। तो तस्वीरें देखिए आप, वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए और पीएम मोदी ने पहला वोट डाल दिया है। नवीन पटनायक अकाली दल और केसीआर की पार्टी ने हालांकि दूरी बना ली है। तो 781 सांसद आज वोट डालने वाले हैं। शुरुआत हो चुकी है इस प्रक्रिया की। केसीआर, बीआरएस और बीजेडी ने उपराष्ट्रपति चुनाव से किनारा कर दिया है। दोनों पार्टी किसी भी गठबंधन का समर्थन नहीं करने वाली है। आपको ये भी बता दें कि राज्यसभा में बीआरएस के 4 और बीजेडी के 7 सांसद हैं और लोकसभा में इकलौते सांसद वाले शिरोमणि अकाली दल ने भी पंजाब में बाढ़ के चलते वोट डालने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी जो इंडिया के प्रत्याशी को समर्थन देने की बात कर रहे हैं। और मौजूदा हालात देखिए, लोकसभा उपराष्ट्रपति पद के लिए लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, क्योंकि दोनों ही सदन के जो सांसद हैं वो वोट डालते हैं,
और इसके लिए व्हिप जारी नहीं हो सकता है। तो सभी सांसद पार्टी लाइन पर वोट करें। एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन के 422 और विपक्ष के रेड्डी के 319 वोट माने जा रहे हैं। तो ऐसे में राधाकृष्णन की जीत तय है, यानी कि अंकगणित एनडीए के पक्ष में है। हालांकि कई बार गुप्त मतदान भी हुआ है और गुप्त मतदान में क्रॉस वोटिंग दोनों तरफ से समीकरण बिगाड़ सकती है, लेकिन अंकगणित इस वक्त एनडीए के पक्ष में नजर आ रहा है। न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शरद जी, आज शाम 6 बजे साफ हो जाएगा कि देश के 17वें उपराष्ट्रपति कौन होंगे। चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, कैसे देखते हैं सर आप? अंकगणित एनडीए के पक्ष में भी, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक ने भी अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। देखिए, अंकगणित विशुद्ध रूप से एनडीए के पक्ष में है और उसमें कहीं कोई शक और कोई संदेह नहीं है। लेकिन राजनीति एक ऐसी चीज है कि जहां सब कुछ पक्ष में होने के बाद भी सारी रणनीति तैयार की जाती है, क्योंकि विपक्ष ने भी पूरी एकजुटता दिखाई है और एकजुटता के साथ, और ये भी एक संयोग है कि दोनों ही उम्मीदवार पक्ष और विपक्ष के दक्षिण भारत से हैं। और इसके पीछे विपक्ष की इंडिया ब्लॉक की सोच यही थी कि वो कम से कम अगर कोई डिवीजन की गुंजाइश हो तो दक्षिण भारत के नाम पे वो उस डिवीजन की तरफ जा सके, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम दिखती है और एनडीए कैंडिडेट एक कंफर्टेबल जीत की तरफ बढ़ते हुए दिखते हैं। शाम तक हमारे सामने नतीजे भी होंगे। लेकिन इतना जरूर है कि विपक्ष ने एक मजबूत कैंडिडेट खड़ा करके सत्ताधारी दल को, एनडीए को ये जरूर एक चैलेंज दिया है कि आप एट ईज नहीं हो सकते, आप कंफर्टेबल नहीं हो सकते, आपको भी चुनाव को चुनाव की तरह ही देखना और कंटेस्ट करना पड़ेगा। जी सर, इसे कैसे देखेंगे सर, क्योंकि दोनों ही जो प्रत्याशी हैं दोनों दलों के साउथ से ही आते हैं। एक तरफ आप सुदर्शन रेड्डी को अगर देखें तो एनडीए ने दक्षिण में, ताकि वो प्रवेश कर पाए और ज्यादा वहां पर अपना वोट परसेंटेज वो बढ़ा पाए, इसलिए दक्षिण के ही एक चेहरे को जो संघ से जुड़े हुए हैं उन्हें आगे बढ़ाया और उन्हीं के जवाब में एनडीए इंडिया ब्लॉक ने भी वही कार्ड खेलने की कोशिश की है। तो ये कितनी टक्कर वाला हो सकता है सर, भले ही अंकगणित एक दूसरे पक्ष में हो एनडीए के? देखिए, इसमें एक बहुत दिलचस्प समीकरण ये है कि एनडीए उत्तर भारत में अपने पूरे, जिसे कहा जाता है कि अपने पूरे सैचुरेशन लेवल के आसपास है जी। जितनी सीट्स लोकसभा की वो ले सकते हैं, जितना मैक्सिमम वो अपना जनाधार बढ़ा सकते हैं, वो उसके नजदीक है। तो बीजेपी और एनडीए ये जानता है कि अगर उसे आगे भी अपनी मजबूती एक सत्ताधारी दल के तौर पर चुनाव में और लोकसभा और राज्यसभा में बनाए रखनी है, तो अब मिशन दक्षिण की तरफ ध्यान देना होगा। और ये बीजेपी 2019 के इलेक्शन में जीत के बाद से लगातार फोकस कर रही है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और यही वजह है कि दक्षिण भारत की तरफ से कैंडिडेट निकल के सामने आया है। चर्चा तो ये भी है कि जिसका सबको इंतजार है कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी क्या दक्षिण भारत से हो सकता है, जिस पर सबकी निगाहें हैं और जो लगातार विलंबित हुआ है। तो यही सबसे बड़ा कारण है कि जो दक्षिण भारत से कैंडिडेट सामने आया है। और इंडिया ब्लॉक भी नहीं चाहता कि दक्षिण से जो कठिन चुनौती बीजेपी एनडीए को मिलती रही है, वहां उसको आसानी हो या उसकी पैठ दक्षिण में बने। जी बिल्कुल सही बात है सर, लेकिन जरा हमारे दर्शकों को ये समझाने की भी कोशिश करिएगा, क्योंकि दोनों ही दक्षिण के चेहरे, और हालांकि इंडिया ब्लॉक भी ये बात जानता है कि अंकगणित उसके पक्ष में नहीं है, लेकिन तमाम राजनीतिक विपक्षी दलों ने एकजुट होकर एक चेहरे को उतारा एनडीए के मजबूत प्रत्याशी के सामने। इसकी वजह आप किस तरह से देखते हैं सर, कैसे समझते हैं इसे? देखिए, वही जो बात है जया कि डिवीजन की कोशिश है सिर्फ, कि हमने भी एक मजबूत कैंडिडेट दक्षिण भारत से उतारा है। अंतरात्मा की आवाज पर अगर किसी को लगता है, किसी दल को, सांसद को, कि ये भी एक मजबूत और बेहतर कैंडिडेट है एनडीए की तुलना में, तो वो कहीं क्रॉस वोटिंग की तरफ जाएं, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम होती है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है कि इस तरह की परिस्थितियां बने। तो कोशिश सिर्फ यही थी, क्योंकि अगर आप दक्षिण भारत के मुकाबले उत्तर भारत से कैंडिडेट उतार देते तो एक अलग कहानी हो जाती। लेकिन दक्षिण भारत के सांसदों को इंडिया ब्लॉक ने ये मैसेज भी दिया है दक्षिण भारत के राजनीतिक दलों को कि हमारा दक्षिण से सरोकार गहरा है, और आप ये मत समझिए बीजेपी तो अभी प्रयास कर रही है, लेकिन हम तो बहुत पहले से दक्षिण भारत से जुड़े हैं।
तो यही एक फ्रेटर्निटी का मैसेज देने के लिए ही दक्षिण भारत से इंडिया ब्लॉक ने भी कैंडिडेट उतारा। बने रहिएगा सर हमारे साथ, लेकिन जरा जो प्रत्याशी जो हैं दोनों ही दलों के, सीपी राधाकृष्णन और सुदर्शन रेड्डी, इनके बारे में दर्शकों को जल्दी से बता देते हैं। सीपी राधाकृष्णन जिनका जन्म तिरुपुर तमिलनाडु में हुआ, और ये भी आपको बता दें कि आरएसएस से ये जुड़े रहे, महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर वर्तमान में ये काम कर रहे थे। राजनीतिक करियर 1996 में बीजेपी तमिलनाडु सचिव के तौर पर इन्होंने शुरू किया था, फिर कोयम्बटूर से सांसद 1998 से 99 तक रहे। 2004 से लेकर 7 तक तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के तौर पर भी इन्होंने जिम्मेदारी संभाली। फिर 2016 से 20 तक कोयर बोर्ड अध्यक्ष के तौर पर काम किया। बीजेपी के केरल प्रभारी भी 2020 से 22 तक ये बने। 23 में झारखंड के राज्यपाल के तौर पर जिम्मेदारी इन्हें मिली, और तेलंगाना राज्यपाल, पुडुचेरी उपराज्यपाल के तौर पर अतिरिक्त प्रभार भी संभाला। 2024 में महाराष्ट्र के राज्यपाल नियुक्त हुए, वर्तमान में वही जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन अब उपराष्ट्रपति पद के तौर पर आगे बढ़ेंगे। और रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी जो 1971 में अपने कानूनी करियर की शुरुआत करते हैं, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में वकालत इन्होंने शुरू की थी, और उसके बाद 2011 सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए, और दोनों के बीच में आज मुकाबला दिखाई देगा। हालांकि बार बार हम ये कह रहे हैं कि अंकगणित एनडीए के पक्ष में है, मजबूत प्रत्याशी दोनों ही राजनीतिक दलों की ओर से उतारा गया है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आने वाले वक्त को ध्यान में रखकर ही, यानी कि दोनों ही जो प्रत्याशी है वो दक्षिण के बड़े मजबूत चेहरे हैं, और इसीलिए ही एनडीए और इंडिया ने इन चेहरों को मैदान में उतारा है। वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और शाम 6 बजे पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति। शरद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, सर बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए। और यहाँ पर एक छोटा